गैमेट स्टडी सेंटर आप सभी प्रतियोगियों का स्वागत करता है। हम लोग यूपी टीजीटी परीक्षा में सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत सिविक्स और हिस्ट्री में आए हुए प्रश्नों पर परिचर्चा कर रहे हैं। आज हम लोग वर्ष 2003 में जो इतिहास विषय में प्रश्न आए हैं उन पर परिचर्चा करेंगे। यह परिचर्चा हमारी 2 क्लासों में होंगी और इस परिचर्चा का उद्देश्य 2 है। एक है एथेंटिक उत्तर प्राप्त करना और दूसरा है इससे जुड़े हुए जो और प्रश्न बनते हैं उनकी भी चर्चा करना, ताकि यदि वो प्रश्न बने तो उनको आसानी से हल कर लिया जा सके। दूसरा है हिस्ट्री और सिविक्स में आए हुए प्रश्नों की परिचर्चा में भाग ले रहे हैं। आपके साथी और सहयोगी जो हों उन्हें भी प्रेरित करिए, वे गैमेट स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और एथेंटिक उत्तर को जानें और उस उत्तर से जो ट्रेंड निकल रहा है उस ट्रेंड को समझें, ताकि आगामी परीक्षा जो उनकी होने वाली है उसमें अच्छा परफॉर्मेंस दे सकें। तो आइए आज हम लोग जो है वर्ष 2003 के पहले प्रश्न से अपनी परिचर्चा प्रारंभ करते हैं। चलिए देखिए, 2 भाग होता है, पहले भी चर्चा हो चुकी है। भाग 1 में जो 4 विषय होते हैं, सिविक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स से एक प्रश्न आता है। रहेंगे 4 प्रश्न, लेकिन आपको करना कितना रहेगा? 1 प्रश्न करना रहेगा। उसके बाद आपका अपना सब्जेक्ट शुरू हो जाएगा ना। इसलिए भाग 1 में देखिए जो पहला प्रश्न है इतिहास वाला हम लोग लेते हैं। इलाहाबाद प्रयाग में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बेगम हजरत महल, खान बहादुर खां, कदम सिंह, लियाकत अली। 4 विकल्प दिए हैं। हम लोग इससे अवगत हैं कि 1857 का विद्रोह इसलिए हुआ कि 1757 में प्लासी की युद्ध, 1764 में बक्सर की युद्ध के बाद अंग्रेज़ों ने अपने औपनिवेशिक शासन चरित्र के कारण शोषण प्रारंभ किया और उस शोषण की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप विभिन्न क्षेत्रों में उनके विरुद्ध विद्रोह हुआ, जिसे 1857 के विद्रोह के रूप में जानते हैं। अब उस विद्रोह में इलाहाबाद में या प्रयागराज में नेतृत्व किसने प्रदान किया, वह प्रश्न पूछा गया है। तो इसमें देखिए 4 विकल्प में जो चौथा विकल्प सही होगा, लियाकत अली हैं। इन्होंने जो है नेतृत्व प्रदान किया था। इनकी जो मजार है, मजार ये बनी हुई है, पहले देखिए प्रयागराज या इलाहाबाद जो जनपद था उसमें कौशाम्बी भी था। अब कौशाम्बी अलग जनपद बन गया है। उसी में एक ग्राम सभा है महगांव। महगांव जाइए तो आपको लियाकत अली की मजार या कब्र आज भी प्राप्त होगी। तो हम लोगों ने ये देखा कि 1857 का जो विद्रोह था उसमें इलाहाबाद के नेतृत्वकर्ता को देखा, लेकिन वो आगामी परीक्षा में जरूरी नहीं है कि यही पूछे। तो जहाँ जहाँ पर विद्रोह हुए और वहाँ पर किन लोगों ने नेतृत्व किया उसको समझ लें, उसको जान लें, तो हमारा लक्ष्य आसान हो जाएगा, है कि नहीं। तो हम लोग जो है अन्य स्थानों पर जहाँ जहाँ पर 1857 का विद्रोह हुआ था, केंद्र कौन कौन से थे, उन केंद्रों पर नेतृत्वकर्ता कौन था और उनका विद्रोह कब समाप्त करवाया गया, उसको देख लेते हैं। आइए देखिए, 1857 के विद्रोह के नेतृत्वकर्ता दिल्ली में कौन थे? बहादुर शाह जफर और खान बख्त खां। बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट। जब मेरठ से सिपाही दस्ता गया तो इन्हीं से निवेदन किया कि आप जो है हम लोगों के विद्रोह का नेतृत्व करिए। उन्होंने संभाल लिया और यह विद्रोह अंतिम लड़ाई ये समाप्त हुआ 20 सितंबर 1857 में। कानपुर में जो केंद्र था विद्रोह का, उसमें नेतृत्व किया था नाना साहब और तात्या टोपे ने। यह खत्म हुआ दिसंबर 1857 में। लखनऊ केंद्र था अवध का,
मामला, बेगम हजरत महल ने अपने अल्पवयस्क पुत्र बिरजिस कादिर को नवाब घोषित करके विद्रोह प्रारंभ कर दिया था। यह खत्म हो पाया 31 मार्च 1858 में। झांसी व ग्वालियर जो केंद्र था वहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे ने नेतृत्व प्रदान किया और यह खत्म हुआ 17 जून 1858 में। जगदीशपुर जो बिहार में है, यहाँ कुंवर सिंह और अमर सिंह ने नेतृत्व प्रदान किया था और ख़त्म हुआ दिसंबर 1858 में। फैज़ाबाद, यहाँ पर थे मौलवी अहमदुल्ला और यह विद्रोह समाप्त अंग्रेज करवा पाए 5 जून 1858 में। इलाहाबाद की बात हो गई थी, लियाकत अली ने किया था और 1858 में भी ख़त्म हो पाया। बरेली में खान बहादुर खान ने किया था और यह भी 1858 में समाप्त हो पाया। आगे 2 या सेकंड में इतिहास पर चलते हैं और प्रश्न नंबर 2 से शुरू करते हैं। कवि बाण किस स्थान का रहने वाला था? यह प्रश्न है। विकल्प 1 है पटना, विकल्प 2 है हजारीबाग, विकल्प 3 है शाहाबाद, विकल्प 4 है चंपारण। समझ गए? बाण का मतलब हुआ बाणभट्ट, जो हर्षवर्धन कालीन विभूति थे ना, जिन्होंने अपनी रचनाएं दी हैं। उनका निवास कहाँ था यह पूछा जा रहा है इस प्रश्न में। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प 3 है शाहाबाद, जो बिहार में है। तो अब बाणभट्ट की रचनाओं और उनके हर्षचरित, कादम्बरी, इन सब के बारे में वह तथ्य जान लेते हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। आइए, हर्ष के दरबारी कवि ना, यही बात हुई थी। बाणभट्ट शाहाबाद का रहने वाला था। अब मन में प्रश्न आया, है कहाँ है शाहाबाद? है कि नहीं? आ रहा प्रश्न। वर्तमान में बिहार के छपरा जिले का भंवर सेन गांव है। बिहार के छपरा जिले के जो भंवर सेन गांव है वही जो है हर्षकालीन बाणभट्टकालीन शाहाबाद था। ये तो हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया। अब लेकिन इनसे जुड़े हुए जो नए प्रश्न बनेंगे उनको समझते हैं। आइए, अपने भाइयों के द्वारा हर्षवृत्त जानने की इच्छा व्यक्त की गई। बाण के भाइयों ने कहा हमको हर्षवृत्त जानने की इच्छा है, तो महाकवि बाण ने हर्षचरित लिखा, जो ऐतिहासिक विषय पर महाकाव्य लिखने का प्रथम सफल प्रयास था। ऐतिहासिक विषय पर महाकाव्य लिखने का प्रथम सफल प्रयास था हर्षचरित बाणभट्ट के। अब इसमें है क्या? इसमें कुल 8 उच्छ्वास, जिन्हें अध्याय कहते हैं, है। प्रारंभिक 3 उच्छ्वासों में बाण ने अपनी आत्मकथा लिखी है। द्वितीय उच्छ्वास के अनुसार बाण शाहाबाद के प्रीतिकूट नामक गांव का रहने वाला था। प्रीतिकूट गांव उस समय नाम था, तो आज भंवर सेन गांव हो गया है। समझ में आया? आगे चलें। इसी खंड में उसने हर्ष के निकट पहुंचने तथा सानिध्य में आने का उल्लेख है। शेष 5 में हर्षवर्धन का जीवन चरित्र, जो 8 उच्छ्वास हैं उसमें शेष जो 5 उच्छ्वास अध्याय हैं उसमें हर्ष का वर्धन का जीवन चरित्र है। अन्य रचनाएं जान लें ताकि परीक्षा में पूछे तो आसानी से हल कर सके। कादम्बरी, चंडिका शतक, पार्वती परिणय किसकी रचना है? बाणभट्ट की। कादम्बरी, चंडिका शतक, पार्वती परिणय। अब थोड़ा सा कादम्बरी के बारे में जान लें। है क्या? संस्कृत साहित्य का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है, नोवेल है। समझ रहे हैं? इसमें हर्षकालीन सामाजिक और धार्मिक जीवन का ज्ञान होता है। राजनीतिक जीवन या राजनीति के विषय में जानकारी नहीं प्राप्त होती है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 है। हुमायूं ने 1555 में दिल्ली पर फिर से अधिकार प्राप्त किया। विकल्प 1 है इस्लाम शाह को हराकर, विकल्प 2 है मोहम्मद आदिल शाह को हराकर, 3 है इब्राहिम शाह को हराकर, 4 है सिकंदर शाह को हराकर। हुआ क्या था? मुगल वंश की स्थापना की बाबर ने
ना। उसके बाद उसके पुत्र हुमायूं ने सत्ता संभाली। 1540 ईस्वी में अफगान शेर शाह ने बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध में पराजित करके सत्ताच्युत कर दिया। किसको? हुमायूं को। और 15 साल तक हुमायूं भटकता रहा। 15 साल में 1540 में गया है, सत्ता उसकी गई है, और 1555 में फिर से सत्ता स्थापित किया है, दिल्ली का सिंहासन प्राप्त किया है। और प्रश्न पूछ रहा है किसको हराकर, किसको पराजित करके प्राप्त किया है। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प 4 है, सिकंदर शाह को हरा करके हुमायूं ने गद्दी प्राप्त की थी। आइए देख लेते हैं। 1540 में कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में शेर शाह द्वारा हुमायूं की निर्णायक पराजय हुई और वह निर्वासित जीवन जीने के लिए बाध्य हुआ। समझ रहे हैं? फिर कन्नौज जब पराजित होकर वहां से भगा है हुमायूं, तो कन्नौज से वह आगरा गया, आगरा से दिल्ली गया, फिर सिंध चला गया। अंत में बैरम खां जो अकबर के वकील थे की सलाह पर वह ईरान पहुंचा, जहां उसने शिया धर्म स्वीकार कर लिया। उसके बाद उसने कंधार और काबुल जीत लिया। समझ रहे हैं? उसके बाद कंधार और काबुल की विजय कर ली। अब देखिए 1540 ईस्वी से 15 वर्षों तक निष्कासित जीवन व्यतीत करने के बाद बैरम खां की सलाह पर सन 1555 में हुमायूं की पुनर्वापसी हुई। हुमायूं ने क्रमशः सतलज नदी के किनारे मच्छीवाड़ा युद्ध कब हुआ? 15 मई 1555 ईस्वी एवं सरहिंद युद्ध 22 जून 1555 ईस्वी में सिकंदर शाह सूर को पराजित करके विजय प्राप्त की। फिर जुलाई 1555 ईस्वी को हुमायूं पुनः दिल्ली का शासक बना। उसके तुरंत बाद उसने आगरा पर भी अधिकार कर लिया। देखिए यहां पर किसको पराजित करके फिर से दिल्ली प्राप्त किया? सिकंदर शाह सूर। ये तो क्लियर है। इसमें पूछता है मच्छीवाड़ा का युद्ध कब हुआ था? 15 मई 1555 में किसके किसके बीच हुआ था? सरहिंद का युद्ध कब हुआ था? किसके किसके बीच हुआ था? चलिए अब हम लोग जो है अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या है 4। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने पिंडारियों और पठानों का दमन किया? विकल्प 1 है लॉर्ड विलियम बेंटिक, दूसरा है लॉर्ड एमहर्स्ट, तीसरा है लॉर्ड डलहौजी, चौथा है लॉर्ड हेस्टिंग्स। क्या होगा भाई? पिंडारियों का दमन किसने किया? इसका सही उत्तर होगा विकल्प 4 लॉर्ड हेस्टिंग। तो अब प्रश्न का उत्तर मिल गया है, लेकिन हमको ये जानना है पिंडारी कौन है, वो मराठों से किस रूप में जुड़े हैं, और इनके दमन के लिए हिस्लोप, टॉमस हिस्लोप और मेलकम ने क्या किया है, और इन सबको हम लोग समझ लें ताकि क्लियरिटी आ जाए। पिंडारियों और पठानों का दमन लॉर्ड हेस्टिंग जो गवर्नर जनरल थे 1813 से 23 के बीच इनके काल में हुआ है। ठीक है। पिंडारी थे क्या? पिंडारी वस्तुतः क्या थे? लुटेरे थे। क्या थे? लुटेरों का संगठित दल था जिसमें सभी हिंदू, मुसलमान, सभी धर्म, सभी जातियों के लोग सम्मिलित थे। और यह माना जाता है कि पिंडारियों का उद्भव औरंगजेब के कार्यकाल में हुआ था। उस समय से पिंडारी सक्रिय हुए थे। पिंडारी मराठों के ही समान लूट मार करते थे। आरंभ में इन्हें मराठों का संरक्षण प्राप्त हुआ था। लूट मार करने मराठे जाते थे, पिंडारियों को भी साथ ले जाते थे, उनको संरक्षण देते थे। इसीलिए मेलकम ने कहा था कि मराठा शिकारियों के साथ शिकारी कुत्ता। मेलकम ने पिंडारियों के बारे में कहा था कि मराठा शिकारियों के साथ जो शिकारी कुत्ता है वही पिंडारी है। तो प्रश्न पूछेगा किसने कहा था पिंडारियों को मराठा शिकारियों के साथ शिकारी कुत्ता? उत्तर लगेगा मेलकम। मेलकम कौन थे? ये टॉमस हिस्लोप के सहयोगी थे, अभी आगे आएंगे। एक मराठा सरदार थे मल्हार राव होलकर। कौन थे?
उन्होंने पिंडारियों को सुनहरा झंडा दिया था। समझ रहे हैं? प्रश्न पूछेगा कि पिंडारियों को सुनहरा झंडा किसने दिया था? तो मल्हार राव होलकर ने। इसकी गतिविधियों के जो केंद्र था ना, मध्य भारत था, और उसके अंतर्गत क्या है, बुंदेलखंड है, गुजरात, निजाम के राज्य या उत्तरी सरकार में लूट मार मचा रखी थी। और इनके जो प्रमुख नेता थे, चीतू, क्या नाम था? चीतू, वासिल मुहम्मद, अमीर खां और करीम खां। तो ये लोग जो है कानून एवं व्यवस्था को चुनौती देते थे, लूटमार करते थे। इससे अंग्रेजों का व्यापार सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा था। अतः इनके विरुद्ध जो है लॉर्ड हेस्टिंग ने दमन का कार्यक्रम बनाया और तैयारी बहुत अच्छे ढंग से की गई। अब तैयारी का स्तर देखिए। दमन के लिए बड़ी सेना का गठन किया गया, जिसमें 1 लाख से अधिक सैनिक और 300 तोपों की टुकड़ी थी। और सेना के को 2 भागों में बांटा भी गया। एक भाग का लॉर्ड हेस्टिंग ने संभाला और दक्षिणी सेना की कमान थॉमस हिस्लोप को सौंपा गया। मेलकम हिस्लोप का यहाँ सहयोग कर रहा था, सहयोगी था, का सहायक था। घेर कर पिंडारियों को क्रूरता पूर्वक सफाया किया गया। उत्तरी भाग का नेतृत्व कौन कर रहे थे? लॉर्ड हेस्टिंग कर रहे थे। दक्षिणी सेना के नेतृत्व कौन कर रहा था? थॉमस हिस्लोप। उनमें सहायक का काम कौन कर रहा था? मेलकम कर रहे थे। फिर उत्तर दक्षिण से घेर करके पिंडारियों का क्रूरता पूर्वक सफाया किया गया। अब देखिए जितने नेता थे, चीतू, वासिल, करीम खां, उनका क्या क्या होता है। चीतू असीरगढ़ के जंगलों में भाग गया, जहां उसे शेर ने खा लिया। चीतू को चीता खा गया, कह सकते हैं ना। फिर वासिल मुहम्मद ने सिंधिया के यहाँ शरण ली, बोला बच जाएंगे, सिंधिया हमको बचा लेंगे। लेकिन सिंधिया ने इसे अंग्रेजों को सौंप दिया, वासिल मोहम्मद को, और गाजीपुर की जेल में इसने आत्महत्या कर ली। वासिल मोहम्मद ने गाजीपुर की जेल में आत्महत्या कर ली। अब इसका एक नेता जो करीम खां थे, मेलकम के समझ आत्मसमर्पण कर दिया। उसे गोरखपुर में गौसपुर की जागीर प्रदान की गई। एक प्रश्न बनेगा, पिंडार बनता है, पिंडारियों का कौन सा नेता था जिसको गौसपुर में जागीर प्रदान की गई? वह कौन है? करीम खां। आगे है एक अमीर खां को भरतपुर में टोंक की जागीर प्रदान की गई। 2 पिंडारी थे, एक करीम खां और अमीर खां। करीम खां को गोरखपुर में गौसपुर में और अमीर खां को भरतपुर में टोंक की जागीरें प्रदान की गई थी। इस तरह से 1824 ईस्वी तक पिंडारियों की समस्या समाप्त हो गई। प्रश्न 5 है, निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसने अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की? विकल्प 1 है भूपेंद्र नाथ दत्त, विकल्प 2 सरदार अजीत सिंह, 3 है लाला हरदयाल, 4 है गणेश सावरकर। ना बात किसकी हो रही है? गदर पार्टी की स्थापना ये हुई है 1913 ईस्वी में। कहां पर हुई है? सैन फ्रांसिस्को में। समझ रहे हैं? और इसकी स्थापना की है लाला हरदयाल ने की थी। इसमें देखिए विकल्प नंबर 3 है ना, यही सही होगा, लाला हरदयाल ने की थी। लेकिन इसके जो अध्यक्ष थे सोहन सिंह भाकना थे। अध्यक्ष सोहन सिंह भाकना थे और प्रचार सचिव थे लाला हरदयाल। इसने जो है गदर ना या हिंदुस्तान गदर नाम से पत्र निकालना प्रारंभ किया और इसका पहला अंक उर्दू में था। दूसरा अंक किसका आया? गुरमुखी में आया। उसके बाद हिंदी अंग्रेजी बहुत सी भाषाओं में छपने लगा। और इस पत्र के संपादक थे रामचंद्र पेशावरी। कौन थे? परीक्षा में पूछा गया है कि गदर के संपादक कौन थे?
तो उनका नाम था रामचंद्र पेशावरी। समझ गए? तो गदर से संबंधित प्रश्नों को हम लोगों ने समझ लिया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का अपना ध्येय घोषित किया? नंबर 1 है मद्रास अधिवेशन 1927 ईस्वी। नंबर 2 है कलकत्ता अधिवेशन 1928 ईस्वी। नंबर 3 है लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी। नंबर 4 इलाहाबाद अधिवेशन 1930 ईस्वी। बहुत प्रसिद्ध प्रश्न है, पूर्ण स्वराज की घोषणा किस अधिवेशन में की गई? उस अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अब उस अधिवेशन में यह घोषणा क्यों की गई, उसके पहले क्या हुआ, इन सबको समझना होगा। तो सही उत्तर क्या है? लाहौर अधिवेशन, विकल्प 3, 1929। तो उसको हम लोग समझ लेते हैं। वह क्या था कि लॉर्ड भारत सचिव थे लॉर्ड बिरकेनहेड ने, उन्होंने कहा कि भारत में जो है यहाँ के निवासी, यहाँ के जो लोग हैं, किसी एक बात पर सहमति नहीं है, तो हम इनको एक चुनौती देते हैं कि ऐसे संविधान बना के हमको दें जो हम लागू कर सके। बिरकेनहेड की चुनौती को स्वीकार करके मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई, इसको नेहरू कमेटी के नाम से जाना जाता है। उस नेहरू कमेटी की रिपोर्ट 1928 में आई। उस रिपोर्ट में पूर्ण स्वराज की बात नहीं कही गई थी, उसमें डोमिनियन स्टेटस देने की बात की गई थी। इसी बात को लेकर के कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज और डोमिनियन स्टेटस को लेकर मतभेद की स्थिति पैदा हो गई। अंततः गांधी जी के हस्तक्षेप से मामला सुलझा। अब गांधी जी के एक प्रस्ताव के अनुसार सरकार को 1 वर्ष का समय दिया गया। कितने वर्ष का? 1 वर्ष का समय दिया गया और चेतावनी दी गई सरकार को, यदि 1 वर्ष के भीतर नेहरू रिपोर्ट में प्रस्तावित संवैधानिक योजना को स्वीकार कर डोमिनियन स्टेटस का दर्जा ना दिया गया तो कांग्रेस पूर्ण स्वराज से कम किसी भी प्रस्ताव पर समझौता नहीं करेगी। अंग्रेजों को कुछ देना था नहीं, तो यहां भी कुछ दिया नहीं। फलतः दिसंबर 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन रावी नदी के तट पर लाहौर में हुआ। इस अधिवेशन में सभी लोग चाहते थे कि अध्यक्षता महात्मा गांधी जी करें, लेकिन महात्मा गांधी ने जवाहरलाल नेहरू को इस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया। अध्यक्ष कौन बने? नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। इस अधिवेशन में स्पष्ट कहा गया कि नेहरू रिपोर्ट को लागू करने की अवधि समाप्त हो गई है। अब पूर्ण स्वाधीनता की मांग बुलंद की गई। जवाहरलाल नेहरू ने कहा, आज हमारा बस एक ही लक्ष्य है, स्वाधीनता का लक्ष्य, और हमारे लिए स्वाधीनता के मायने हैं ब्रिटिश साम्राज्यवाद से पूर्ण स्वतंत्रता। टोटल फ्रीडम चाहिए हमको, कंप्लीट फ्रीडम चाहिए हमको ब्रिटिश साम्राज्य से। इस अधिवेशन में सबने अपने आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की गई और संघर्ष का कार्य, आंदोलन कब छेड़ना है, उसकी रणनीति क्या होगी, यह सब गांधी जी के ऊपर डाल दिया गया। इस तरह से राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी के हाथों में दे दिया गया। समझ गए? आगे चले। भारत के पूर्ण स्वराज के लक्ष्य का समुचित समारोह पूर्वक और बड़े उत्साह पूर्ण ढंग से स्वागत किया गया। जैसे ही 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को मध्य रात्रि का घंटा बजा, कांग्रेस द्वारा कलकत्ता अधिवेशन में 1928 में 1 वर्ष पूर्व दिए गए अल्टीमेटम की तारीख समाप्त हुई। वैसे ही कांग्रेस के अध्यक्ष नेहरू ने लाहौर में रावी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का झंडा फहराया तथा स्वतंत्रता का प्रस्ताव पढ़ा, जो पूर्ण स्वतंत्रता की बात हो रही थी। कांग्रेस की नई कार्यकारिणी की बैठक हुई 2 जनवरी 1930 को। उसमें 26 जनवरी 1930 को संपूर्ण देश में
पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाने की घोषणा की गई। 1930 में जनवरी में 2 जनवरी को बैठक हुई और यह निश्चित किया गया, घोषणा की गई कि 26 जनवरी 1930 से हम हर वर्ष पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाएंगे, पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। इस दिन से को लोगों ने गांधी जी द्वारा तैयार किया गया पूर्ण स्वराज शपथ का वचन लेना था। इसी कारण से 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ तथा गणतंत्र दिवस मनाया जाने लगा। आजादी तो हमको कब मिल गई थी? 15 अगस्त 1947 को मिल गई थी। फिर हमारा संविधान बना। उस संविधान को पूरी तरह से कम इन फोर्स जब हुआ 26 जनवरी 1950 को, वह इसलिए कि 1930 में हम लोगों ने 26 जनवरी को महत्व दिया था पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में, और फिर हम लोग 1950 से गणतंत्र हो गए। प्रश्न नंबर 7 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने पटना नगर की स्थापना की? नंबर 1 है शेर शाह, नंबर 2 अलाउद्दीन हुसैन शाह, विकल्प नंबर 3 इब्राहिम लोदी, विकल्प नंबर 4 है अकबर। पटना की स्थापना किसने की? पटना को ही पाटलिपुत्र भी कहा जाता है। शेर शाह ने किया था। विकल्प 1 सही है, शेर शाह है, शेर शाह सूरी। तो आइए समझ लेते हैं। शेर शाह ने पाटलिपुत्र को आधुनिक स्वरूप प्रदान किया और इसका नाम पटना रखा। समझ गए? ये तो शेर शाह का एक काम ना समझ गए हम। अब शेर शाह का हम राजनीतिक बात ना करके हम उसके स्थापत्य की बात कर लेते हैं, जहां से 2-3 प्रश्न लगातार बनते रहते हैं। एक तो उसका मकबरा है। शेर शाह के स्थापत्य में मकबरा है। शेर शाह का मकबरा कहां पर है? सासाराम, बिहार में है ना। अब उसका स्थापत्य समझ लेते हैं। अपने जीवन काल में शेर शाह ने सोन नदी के तट पर स्थित सासाराम में अपना मकबरा बनाया, जिसे कनिंघम ने कहा ताजमहल से श्रेष्ठ माना। कनिंघम ने शेर शाह के मकबरे को ताजमहल से श्रेष्ठ मानते हैं। समझ गए? इसके वास्तुकार थे मीर मोहम्मद अली वाल खां। कौन थे? मीर मोहम्मद अली वाल खां। यह मकबरा अष्टकोणी है तथा झील के बीच में एक ऊंचे चबूतरे पर निर्मित है। झील है, उसको चबूतरा ऊंचा बना हुआ है, उसके ऊपर शेर शाह का मकबरा है। यह मकबरा पूर्वकालीन स्थापत्य शैली की पराकाष्ठा तथा नवीन शैली के प्रारंभ का द्योतक माना जाता है। समझ गए? पहले जो शैलियां चल रही थी उसका जो चरम विकास था वो शेर शाह के मकबरे में था। अब इसके बाद जो नई शैली चलेगी उसका प्रारंभ कहां से हो रहा है? शेर शाह के मकबरे से हो रहा है। मकबरे को तुगलक शासकों के कला की सादगी और शाहजहां के समय की स्त्रीत्व प्रधान सौंदर्य के बीच की कड़ी माना जाता है। तुगलक के स्थापत्य जो सादगी वाले थे और शाहजहां के स्थापत्य के बीच की कड़ी के रूप में सासाराम का शेर शाह का मकबरा माना जाता है। अन्य देख लें और क्या किया था। शेर शाह ने दीन पनाह को तोड़कर पुराना किला के भवनों का निर्माण कराया। पुराना किला के भवन बनवाए। उसने वहां किला कुहना मस्जिद का निर्माण कराया। बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया किला कुहना मस्जिद किसने बनवाई थी ना। उसमें 5 मेहराबी मुख्य द्वार और 1 गुंबद है। यहीं पर शेरगढ़ नगर बसाया, दिल्ली में, जो दिल्ली का 6ठा नगर था ना। और इसी में लाल दरवाजा और खोनी दरवाजा है। शेरगढ़ में जो नगर बसा हुआ है 6ठा, उसमें लाल दरवाजा है और खोनी दरवाजा है। शेर शाह ने कन्नौज नगर को नष्ट कर दिया। कन्नौज को नष्ट किया और शेर सूर नगर बसाया। कन्नौज को नष्ट करके वही उसके ऊपर जो है क्या बनाया? शेर सूर नगर बसाया। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण है रोहतासगढ़ का किला। शेर शाह ने अपने साम्राज्य की उत्तर पश्चिमी सीमा की सुरक्षा के लिए रोहतासगढ़ नामक किला बनाया। कथन है शेर शाह ने रोहतासगढ़ का किला बनाया।
कारण है वह अपनी उत्तर पश्चिमी सीमा को सुरक्षित रखना चाहता था। तो इसमें कथन और कारण दोनों सही हैं और व्याख्या भी करते हैं। आगे चले। क्वेश्चन नंबर 8 है, दिल्ली के लाल किला का निर्माण किसने कराया? नंबर 1 अकबर, नंबर 2 जहांगीर, नंबर 3 शाहजहां, नंबर 4 विकल्प में है औरंगजेब। आगरा के किले की बात नहीं हो रही है, इसकी बात हो रही है दिल्ली के किले की, और दिल्ली का किला किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था, इसलिए विकल्प 3 सही है। 1638 में प्रारंभ किया था, 1648 में जाकर के पूरा हुआ है। अब दिल्ली के लाल किले के संबंध में जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसको हम लोग देख लेते हैं, सही रहेगा ना? चलिए, 1638 ईस्वी में शाहजहां ने दिल्ली में कौन सी नदी वहां बहती है? हाँ, यमुना नदी के किनारे अपनी नई राजधानी शाहजहानाबाद का निर्माण प्रारंभ किया, जो 1648 ईस्वी में पूरा हुई। शाहजहानाबाद की स्थापना किसने की? शाहजहां ने की, क्योंकि यह इसको अपनी राजधानी बनाता है। शाहजहां ने अपनी राजधानी में एक चतुर्भुजाकार किला बनवाया ना। यह किला किससे बना था? लाल बलुआ पत्थर से निर्मित था। लाल बलुआ पत्थर से निर्मित होने के कारण इसको लाल किला कहा गया। यह लाल किले के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसको किला मुबारक या भाग्यवान दुर्ग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किला मुबारक या भाग्यवान दुर्ग भी कहा जाता है। इसका निर्माण कार्य 1948 ईस्वी में पूरा हुआ। लागत कितनी लगी थी? 1 करोड़ लागत से बनने वाला किला हमीद और अहमद नामक वास्तुकारों के निरीक्षण में बना। समझ गए? इसके वास्तुकार कौन थे? हमीद और अहमद। यह भी प्रश्न पूछ सकता है। इस किले के पश्चिमी द्वार का नाम लाहौरी दरवाजा, दक्षिणी द्वार का नाम दिल्ली दरवाजा। इसी लाल किले में लाहौरी दरवाजा भी है और दिल्ली दरवाजा भी है। अब आप समझिए, पूछेगा कब प्रारंभ हुआ, कब बना, शाहजहानाबाद की स्थापना किसने की, किस नदी के किनारे है, किस पत्थर से बना हुआ है ना। किला मुबारक किसको कहते हैं, भाग्यवान दुर्ग किसको कहते हैं, इसके वास्तुकार कौन थे। इस तरह के प्रश्न यहां से निकल सकते हैं, अवश्य निकल सकते हैं। इस किले में निर्मित है दीवान आम। दीवान आम और दीवान खास दोनों लाल किला में ही है। विशेषता थी इसके पीछे दीवार में बना एक कोष्ठ, जहां पर विश्व प्रसिद्ध तख्ते ताउस, दीवान आम में ही तख्ते ताउस लगता है, जहां शाहजहां बैठ करके न्याय करता था, अपना शासन चलाता था। कोष्ठ में बने कुछ सिक्कों पर यूरोपीय शिल्पकला का प्रभाव दिखता है। इसके अतिरिक्त दीवाने आम में रंगमहल है। दीवाने आम में ही क्या है? रंगमहल है। और रंगमहल में एक जाली के अंदर बना हुआ है न्याय का तराजू ना। न्याय का तराजू, यह मूर्ति बनी हुई है। यूरोपीय प्रभाव दिखाई, उस जो मूर्ति बनी है उस पर यूरोपीय प्रभाव दिखाई पड़ता है। कहाँ है? रंगमहल में। रंगमहल कहाँ है? दीवाने आम में। उसके बाद दीवाने खास है, लाल किले में स्थित दीवाने खास की विशेषता है इसके अंदर की छत चांदी की बनी है तथा उस पर सोने पर खुदे हुए हैं अमीर खुसरो की पंक्तियां, और वो पंक्तियां उसकी सुंदरता को, उसके महत्व को उसी तरह से व्यक्त करती हैं जैसा वो है। जैसे उन्होंने क्या लिखा, अमीर खुसरो पंक्ति क्या लिखी? गर फिरदौस बर्रुए जमी अस्त हमी अस्त हमी अस्त हमी अस्त। इसका मतलब क्या हुआ? पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 9 है, किसके शासनकाल में मेवाड़ राज्य ने मुगलों की संप्रभुता को स्वीकार किया? नंबर 1 अकबर, नंबर 2 जहांगीर, नंबर 3 शाहजहां, विकल्प नंबर 4 औरंगजेब। तो बताइए किसके शासनकाल में? हम लोगों ने देखा था 1527 में बाबर
और राणा सागा के मध्य युद्ध हुआ था ना, खानवा के युद्ध के नाम से फेमस है। उसके बाद मेवाड़ के फिर आते हैं अकबर के समय में 1572 में उदय सिंह और अकबर के मध्य हुआ। फिर 1576 में उदय सिंह और राणा प्रताप ना, जिसे हल्दी घाटी के युद्ध के रूप से में फेमस रहा है। इन सब प्रक्रमों उपायों के बावजूद भी मुगल जो है मेवाड़ के राजपूतों को पूर्णतः अपनी अधीनता में नहीं ला पा रहे थे। उसके बाद फिर जो है 1615 के समय आता है, जिसमें मेवाड़ के शासक अमर सिंह हैं, वो मुगल शासक जहांगीर से मेवाड़ की संधि करते हैं और इसलिए इसमें जो है विकल्प नंबर 2 जहांगीर सही है। समझ रहे हैं? तो आइए उसको देख लेते हैं। जहांगीर ने राजपूताना में क्या किया, अकबर के द्वारा जो प्रयास किए गए थे, जो असफल रहे थे, उसको पूरा करने का निश्चय किया और मेवाड़ के विरुद्ध सैन्य कार्रवाई पुनः प्रारंभ कर दी। 1605-6 में जहांगीर ने शहजादा परवेज और महाराणा प्रताप के भाई राणा सगर को मेवाड़ से युद्ध करने भेजा। दोनों पक्षों के बीच देवार के दर्रे में एक अनिर्णित युद्ध हुआ। परवेज और सगर जब गए थे तब जो है एक अनिर्णित युद्ध हुआ था, लेकिन सफलता मुगलों को नहीं मिली। उसके बाद अब्दुल्ला खां फिरोज जंग को भेजा गया। 1611 ईस्वी में रानपुर युद्ध में अमर सिंह के पुत्र करण सिंह ने उसे पराजित कर दिया, अब्दुल्ला खां फिरोज खां को। इसके पश्चात राणा बसु को भेजा गया, उसे भी कोई सफलता नहीं मिली। जहांगीर कोशिश कर रहा है लेकिन सफलता नहीं मिल रही है, तो अतिरिक्त प्रयास करने की कोशिश करता है। 1614 ईस्वी में मेवाड़ से युद्ध करने हैं तो खुर्रम, जो बाद में शाहजहां बनता है, और मिर्जा अजीज कोका को भेजा और स्वयं जहांगीर ने अजमेर में डेरा डाल दिया। अजमेर में जहांगीर जाकर रुक गया। खुर्रम और अजीज कोका को कहां भेजा, मेवाड़ के विरोध में। अजीज कोका से खुर्रम का मतभेद होने पर जहांगीर ने मेवाड़ के युद्ध की संपूर्ण जिम्मेदारी खुर्रम को दे दी और जहांगीर ने युद्ध को जिहाद, जैसे खानवा के युद्ध को बाबर ने जिहाद की संज्ञा दी थी, उसी तरह से जहांगीर ने मेवाड़ से जो युद्ध हुआ था उसमें जिहाद का नारा दिया था। समझ गए? प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे आए राजकुमार करण सिंह अन्य राजपूत सरदारों की सलाह पर अमर सिंह ने शुभकरण और हरिदास को मैत्री दूत के रूप में अजमेर में जहांगीर के पास भेजा। अब प्रश्न बनेगा जो मैत्री दूत दोनों गए थे उनके क्या नाम थे, शुभकरण और हरिदास। और अमर सिंह इनके कहने पर, करण सिंह और अन्य सरदारों के कहने पर ही किया था, नहीं तो युद्ध लड़ता रहता। अंततः हुआ क्या, 1615 ईस्वी में मेवाड़ की संधि हुई, जिसकी शर्तें निम्नलिखित थी और इन शर्तों में राजपूतों के लिए बहुत ज्यादा अपमानजनक बातें नहीं थी। नंबर 1 क्या था, राणा ने मुगल आधिपत्य स्वीकार कर लिया मेवाड़ की संधि से। यही प्रश्न था ना, किसके काल में। राणा ने मुगल वंश से विवाह संबंधों के लिए नहीं कहा, राणा से ना। इससे पहले अकबर के समय में जो संधि स्वीकार करते थे तो उनसे एक शर्त रहा करती थी कि अपनी एक कन्या या अपने किसी लड़की की शादी किससे करना है, अकबर के खानदान से। राणा ने स्वयं के स्थान पर अपने पुत्र करण सिंह को दरबार में भेजने की स्वीकृति मांगी, जिसे जहांगीर ने स्वीकार कर लिया। अमर सिंह मुगल दरबार में गए भी नहीं, उन्होंने मुगल दरबार में किसको भेजा, अपने पुत्र करण सिंह को भेजा। जहांगीर ने मेवाड़ का संपूर्ण भूभाग, भूप्रदेश और चित्तौड़ का किला उदारता पूर्वक राणा को दे दिया। शर्त यह रखी गई कि चित्तौड़ के किले को सुदृढ़ नहीं किया जाएगा, वापस तो मिल गया लेकिन मरम्मत सुदृढ़ीकरण नहीं किया जा सकता है।
इस संधि के बाद जहांगीर ने खुर्रम को शाह की उपाधि दी। जो शाहजहां है उनको शाह की उपाधि इस युद्ध के बाद दी गई थी, तथा अमर सिंह और करण सिंह की संगमरमर की मूर्तियां आगरा महल लगवाई। जहांगीर ने क्या किया, खुर्रम को शाह की उपाधि दी, अमर सिंह और करण सिंह की मूर्तियों को कहां लगवाया, आगरा के महल में। ठीक, आगे चले, प्रश्न नंबर 10 पे चलते हैं ना। जहांगीर ने किस गुरु को खुसरो की सहायता करने के आरोप में मृत्यु दंड दिया? विकल्प नंबर 1 गुरु तेग बहादुर, विकल्प नंबर 2 है गुरु हरगोविंद, विकल्प नंबर 3 है गुरु अर्जुन देव, और विकल्प नंबर 4 है गुरु गोविंद सिंह। क्या उत्तर होगा? 3 है इसमें, गुरु अर्जुन देव। तो आइए हम लोग समझ लेते हैं पूरा प्रकरण क्या था। जहांगीर के शासनकाल में प्रथम विद्रोह उसके पुत्र खुसरो, जिसको क्या कहा जाता था, हुतात्मा संत, हुतात्मा संत भी उसको लोग कहते थे, खुसरो द्वारा 1606 ईस्वी में विद्रोह किया गया। जहांगीर ने उसे आगरा के किले में बंद करा दिया। विद्रोह किया गया तो उसको पकड़वाकर कहाँ बंद करा दिया, आगरा के किले में। खुसरो यहां से निकलकर तरन तारण चला गया। तरन तारण में गुरु अर्जुन देव से मिला, जिन्होंने उसकी आर्थिक मदद की और बादशाह बनने का आशीर्वाद दिया। सूफी संत निजाम थानेश्वरी खुसरो को छोड़ने कुछ दूर तक भी गए थे। समझ रहे हैं, जब वो तरन तारण गया तो इस तरह की सब चीजें हुई। लेकिन उसके बाद जहांगीर और खुसरो का जो भैरवाल का युद्ध हुआ, भैरवाल के युद्ध में जहांगीर से खुसरो पराजित हो गया। खुसरो को पराजित करने के बाद क्या किया जहांगीर ने, खुसरो की सहायता के अपराध में जहांगीर ने अर्जुन देव की संपत्ति का अपहरण कर लिया, जब्त कर ली सभी संपत्तियां अर्जुन देव की। उन पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। आपने शासक के विरुद्ध विद्रोही का सहयोग किया था तो 2 लाख का जुर्माना लगा। गुरु ने जुर्माना देने से इनकार कर दिया, फलतः उन्हें मृत्यु दंड दिया गया। और जहांगीर का यह कार्य राजनीतिक दृष्टि से विवेक शून्य कार्य था, क्योंकि इसके बाद सिखों और मुगलों के बीच परंपरागत युद्ध प्रारंभ हो गया। सिख और मुगल राज एक दूसरे के कट्टर शत्रु हो गए। समझ गए? ये हुआ किस सिख गुरु को इन्होंने किया था। और औरंगजेब के समय भी एक सिख गुरु के विरुद्ध कार्रवाई की गई थी, जिसको आप लोग हमें उसका नाम उस सिख गुरु का कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आगे चले, प्रश्न है 11, किस मुगल सम्राट का राज्याभिषेक 2 बार किया गया? एक है हुमायूं विकल्प में, विकल्प नंबर 2 है जहांगीर, विकल्प नंबर 3 है शाहजहां, विकल्प नंबर 4 है औरंगजेब। बताइए किसका 2 बार राज्याभिषेक किया गया है? इसका सही उत्तर क्या होगा? औरंगजेब है। विकल्प नंबर 4 सही है। तो इसको देख लेते हैं, क्योंकि देखिए औरंगजेब गद्दी पर बैठने से पहले उत्तराधिकार के युद्ध करता है। उत्तराधिकार के युद्ध में विजित होने के बाद वो अपना राज्याभिषेक करवाता है। तो उसको समझ लेते हैं, और कई तथ्य और भी आएंगे, परीक्षा उपयोगी तथ्य। सम्राट औरंगजेब का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। आइए एक डेट देखिए, अप्रैल 1658 ईस्वी में औरंगजेब और उसका भाई मुराद था ने उज्जैन के पास धर्मट में दारा सिकोह के जो प्रतिनिधि थे जसवंत सिंह और कासिम खां को हरा दिया। समझ गए? ये डेट इसलिए मैं कह रहा था आप याद कर लो, क्योंकि पूछता है धर्मट का युद्ध कब हुआ था। धर्मट का युद्ध कब हुआ था? अप्रैल 1658 में। किसके बीच हुआ था? तो औरंगजेब और मुराद एक साथ में थे, दारा सिकोह के प्रतिनिधि जसवंत सिंह और कासिम खां एक साथ में थे। इन दोनों पक्षों के बीच हुआ था। धर्मट की विजय की स्मृति में फतेहाबाद नगर की स्थापना करवाई औरंगजेब ने। इस विजय के पश्चात उसने आगरा पर अधिकार कर लेने के उपरांत विजय हुई, उसके बाद आगरा पर अधिकार कर लिया के बाद 21 जुलाई 1658 में दिल्ली में प्रथम राज्याभिषेक करवाया औरंगजेब ने।
और उपाधि धारण की अबुल मुजफ्फर आलमगीर। प्रश्न बनता है आलमगीर की उपाधि किस जो है मुगल बादशाह की है? तो किसकी है? औरंगजेब की उपाधि क्या थी? अबुल मुजफ्फर आलमगीर। फिर देखिए ये हो गया धर्मट का युद्ध ना। आगे आइए, औरंगजेब द्वारा जनवरी 1659 में प्रयागराज के पास खजुआ के युद्ध में शाह शुजा, एक भाई थे इनके शाह शुजा, खजुआ के युद्ध पूछेगा। खजुआ के युद्ध कब हुआ था? 1659 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? औरंगजेब और शाह शुजा के बीच हुआ था। उसके बाद मार्च जनवरी की बात है, 1659 को अजमेर के पास देवराई युद्ध, देवराई के युद्ध में दारा शिकोह को औरंगजेब ने अंतिम रूप से पराजित किया। उसके पराजित के बाद 5 जून 1669 में दिल्ली में अपना औपचारिक राज्याभिषेक दोबारा करवाया। समझ गए? एक बार ही करवाया 21 जुलाई 1658 में और दोबारा कराया 5 जून 1659 एडी में। समझ गए? इसमें क्या प्रश्न बनेगा कि देवराई का युद्ध कब हुआ था? मार्च 1659 ईस्वी में। किसके किसके बीच हुआ था? औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में। एक प्रश्न बनेगा वह कौन सा युद्ध था जिसमें दारा शिकोह अंतिम रूप से पराजित हो गया, उसके बाद उसने कोई प्रतिकार नहीं किया? वह था देवराई का युद्ध। ये समझ गए? आगे चले। जब उसने राज्याभिषेक करवाया उस समय विभिन्न देशों के राजदूत, ईरान, बुखारा, पुर्तगाल, फ्रांसीसी, डच सरकारों के प्रतिनिधि वहां उपस्थित थे। लेकिन एक और बात है, औरंगजेब ने आदेश दिया कि सभी सरकारी अभिलेखों में उसके शासन की शुरुआत 23 मई 1658 के प्रथम दिन से जोड़ा जाए, क्योंकि यह तारीख बहुत मुबारक तारीख वह मानता था। अब आइए, अब औरंगजेब 40 वर्ष की उम्र में गद्दी पर बैठता है। उसका गद्दी पर बैठना जो है चगताई परंपरा का उल्लंघन था। चगताई परंपरा में होता था पिता की मृत्यु के बाद ही पुत्र सिंहासन पर बैठ सकता था। अभी शाहजहां जिंदा था, फिर औरंगजेब क्या कर रहा था? सत्ता पर सत्ताधीश हो रहा था, सिंहासन पर बैठ रहा था। इस कारण से राज्याभिषेक के समय काजियों ने उसके सर पर ताज रखने से मना कर दिया। अंत में काजी अब्दुल वहाब गुजरात के थे, काजी अब्दुल वहाब गुजराती ने औरंगजेब के समर्थन में फतवा जारी कर उसके सिर पर ताज रख दिया। औरंगजेब ने उसे काजी और सद्र बनाया। अब्दुल वहाब के बारे में एक दो तथ्य और हम जान लेते हैं। यह वही काजी था जो चोरी छिपे शराब पीता और अपना निजी व्यापार चलाता था। समझ गए? औरंगजेब ने शराबबंदी पूर्णतः लागू कर दी थी, लेकिन एक काजी अब्दुल वहाब चोरी छिपे शराब पीता था, निजी व्यापार पर रोक था तो निजी व्यापार भी करता था। और जब जो है गोलकुंडा के अभियान पर औरंगजेब गया तो समधर्मी होने के कारण इसने, अब्दुल वहाब ने औरंगजेब के खिलाफ फतवा जारी किया था। समझ गए? तो पूछेगा कौन से काजी जिसने औरंगजेब के खिलाफ फतवा जारी किया था? अब्दुल वहाब। कौन था जिसने उसके पक्ष में फतवा पढ़ा? ना, अब्दुल वहाब। आगे चले। चिश्ती संत थे कलीमुल्ला, उन्होंने औरंगजेब को पाखंडी कहा। क्यों? क्योंकि सल्तनत और फकीरी एक साथ निभाने के कारण, राजा भी था, अपने को फकीर भी सिद्ध करता था, इसलिए कलीमुल्ला ने कहा औरंगजेब पाखंडी है। सम्राट बनने के बाद औरंगजेब ने जनता के आर्थिक कष्टों के निवारण के लिए जितने स्थानीय कर थे, राहदारी, आंतरिक पारगमन शुल्क,
पानदारी, व्यापारिक चुंगिया आदि प्रमुख अववाबों स्थानीय करों को समाप्त कर दिया। समझ रहे हैं? औरंगजेब के सिंहासन रूढ़ होने के बाद उसकी सफलताओं पर बधाई देने के लिए फारस के शाह ने शाह बुदाक के नेतृत्व में एक फारसी दूत मंडल मुगल दरबार में भेजा, जिसका वर्णन मनुची अपनी पुस्तक स्टोरियो द मोगोर, क्या नाम है, स्टोरियो द मोगोर में बहुत बढ़ा चढ़ाकर किया है। दूत मंडल का जो फारस से आया था भव्य स्वागत हुआ। 60 अरबी घोड़े, 37 कैरेट का एक गोलमोती और शाह की पसंद का पान के पत्तों को उपहार स्वरूप भेंट किया गया। तो देखिए यहां पर ये पूछ लेगा ना कौन से कर समाप्त किए, राहदारी या पानदारी हैं कर क्या। फिर प्रतिनिधिमंडल कहाँ के शासक ने भेजा था ना। फिर देखिए यहां से आया मनुची की पुस्तक का क्या नाम है, स्टोरी ऑफ द मोगोर ना। समझ गए? तो औरंगजेब के राज्याभिषेक से जो 2 बार हुआ था, इस तरह से प्रश्न बन सकते हैं। आगे चले। क्वेश्चन नंबर है 12, जयसिंह को राणा की उपाधि किस मुगल सम्राट ने दी? विकल्प 1 है शाहजहां, विकल्प 2 है औरंगजेब, विकल्प 3 है बहादुर शाह, विकल्प 4 है जहांगीर ना। देखिए हम लोगों ने अभी 1615 में मेवाड़ की संधि पढ़ा, अमर सिंह ना। उसके बाद हुए राणा राज सिंह, उसके बाद हुए जय सिंह। समझ रहे हैं? और जय सिंह को राणा की उपाधि किसने दी पूछता है, और इसका उत्तर होता है विकल्प 2 औरंगजेब। मेवाड़ पर जो है आधिपत्य के लिए औरंगजेब ने भी तगड़ा प्रयास किया। औरंगजेब ने मेवाड़ पर आजम, मुअज्जम और अकबर के नेतृत्व में, अकबर द्वितीय हैं, 3 तरफ से आक्रमण की योजना बनाई। परंतु इसी समय जनवरी 1681 अकबर ने विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह के कारण जो है इस अभियान को रोकना पड़ा। इसी समय हुआ क्या, मेवाड़ के राणा राज सिंह की मृत्यु के पश्चात मेवाड़ ने आत्मसमर्पण कर दिया। फिर बीकानेर के राजा थे श्याम सिंह ने मध्यस्थता की, और नए शासक जो बने थे जय सिंह एवं औरंगजेब के बीच उदयपुर की संधि करवा दी। कब करवाई? 24 जून 1681 में करा दी। और जय सिंह को औरंगजेब ने राणा की उपाधि भी दी। और संधि के तहत जय सिंह ने चित्तौड़ के दुर्ग का पुनर्निर्माण न करवाने तथा मारवाड़ के राठौरों की सहायता न करने का वचन दिया। और जजिया से छूट पाने के लिए राणा को मंडलपुर, बेदनौर के परगने मुगलों को देने पड़े। 3 वर्ष बाद ये परगने पुनः राणा को मिल गए। मेवाड़ से जुड़ी हुई घटना है, मामला है। और इसमें देखिए एक प्रश्न बनेगा, अकबर ने विद्रोह कब किया था? 1681 ईस्वी में। फिर उदयपुर की संधि किस तारीख पूछेगा? जून 1681। और उदयपुर की संधि कराने मध्यस्थता कहाँ के शासक ने किया था? बीकानेर के श्याम सिंह ने किया था। और जजिया से छूट पाने के लिए कौन कौन से परगने देने थे? मांडलपुर और बेदनौर। तो इस प्रश्न के आलोक में इन सब बातों को हम लोगों ने देख लिया है। आगे चले। प्रश्न नंबर 13 है, औरंगजेब के समय किस जाट नेता ने भरतपुर की स्थापना की थी? विकल्प 1 है चूड़ामन, नंबर 2 है राजाराम, विकल्प 3 है गोकुला या गोकुल, विकल्प 4 उपयुक्त में कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जाटों की बात हो रही है, ये है चूड़ामन ना, चूड़ामन। तो हम लोग जो है जाट के बारे में बेहतर तरीके से जान लेते हैं। इनकी शुरुआत कहाँ से होती है और कहाँ पर ये लोग अपना राज्य बनाते हैं और कौन कौन से उसके शासक रहते हैं। आइए, जाट जो है
दिल्ली, मथुरा, आगरा के सीमावर्ती क्षेत्रों में कृषि कार्य करने वाले मूलतः जमींदार थे। इन्होंने औरंगजेब की नीतियों के विरुद्ध विद्रोह किया था। सर्वप्रथम विद्रोह किया था तिलुपत के जमींदार गोकुल ने 1669 ईस्वी में। पुनः 1686 ईस्वी में राजा राम और रामचेरा ने भी विद्रोह किया था औरंगजेब के विरुद्ध, तिलुपत के जमींदार गोकुल ने। उसके बाद अब राजा राम ने क्या किया, सिकंदरिया स्थित अकबर के मकबरे में घुसकर उसे जला दिया। घटना इस तरह से है कि औरंगजेब जो है लोगों को हिंदू धर्म में बलपूर्वक परिवर्तित कर रहा था, तो राजा राम ने कहा रुको, हम तुम्हारे परदादा को हिंदू रीति से जला देते हैं, और सिकंदरिया के मकबरे में जाकर हड्डियां निकाल करके जला दी। ये है वाली घटना। इसके बाद आते हैं चूड़ामण ना, 1690 से 1721 ईस्वी में। इन्होंने 1700 ईस्वी में भरतपुर राज्य की नींव डाली। यही प्रश्न था ना, प्रश्न यही था, किसने डाली थी? चूड़ामण ने। इसने थीम नामक स्थान पर एक सुंदर सुदृढ़ दुर्ग बनवाया तथा मुगलों की शक्ति को चुनौती दी। 1700 में बनाया। अब देखिए 1721 ईस्वी में आगरा के सूबेदार थे जय सिंह द्वितीय के अधीन मुगल सेना ने इनके विरुद्ध अभियान किया। अभियान में चूड़ामण पराजित हो गए, पराजित हुए और इनका दुर्ग जीत लिया गया। इस कारण इन्होंने क्या कर ली? आत्महत्या कर ली। आगे चले, फिर आए मदन सिंह। मदन सिंह 1721 से 1756 में नादिर शाह के आक्रमण के पश्चात नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया। अव्यवस्था का लाभ उठा करके आगरा तथा मथुरा पर अधिकार फिर से कर लिया ना, जो चूड़ामण के समय गायब हो गया था। अहमद साहब दाली ने बाद में आए, तो उन्होंने मदन सिंह को राजा की उपाधि दी, जिसमें महेंद्र शब्द भी जोड़ दिया गया। समझ गए? उसके बाद सूरजमल महत्वपूर्ण 1756 से 1763 को। इन्हें जाटों का अफलातून कहते हैं, जाटों का प्लेटो कहा जाता है। समझ गए? पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों को से लड़ने भी गए थे, लेकिन इनकी पानीपत में जो मराठा सेनापति थे सदाशिव भाव, उनसे बनी नहीं। इन्होंने सलाह दी थी कि मराठे, आप लोग गुरिल्ला युद्ध में उस पद्धति में महारत हासिल किए हो, इसलिए युद्ध को उसी ढंग से लड़ा जाए, और जितने साज सामान और आपके पास घर परिवार पूरा है उससे आप पराजित हो जाएंगे। लेकिन सदाशिव भाव नहीं माने, तो जाट नेता सूरजमल उनका साथ छोड़कर वापस चले आए। आइए अगला प्रश्न है 14 नंबर का। मुगल काल में वह कौन सी पहली इमारत है जो पूर्णतः संगमरमर की बनी है? हुमायूं का मकबरा विकल्प 1, विकल्प 2 अकबर का मकबरा, विकल्प 3 शाहजहां का मकबरा, विकल्प 4 एतमादुद्दौला का मकबरा ना। कर पूर्णतः संगमरमर की बनी है, तो इसमें विकल्प 4 सही है, एतमादुद्दौला का मकबरा। एतमादुद्दौला कौन थे? जहांगीर की बेगम नूरजहां थी, उनके पिता थे। आइए समझते हैं। जहांगीर के शासनकाल में आगरा में एतमादुद्दौला का मकबरा जो बना, पूर्णतः संगमरमर से निर्मित पहली इमारत है। समझ गए एक बात। दूसरा, इसका निर्माण कब हुआ? 1626 में नूरजहां ने ईरानी शैली के आधार पर करवाया। इस मकबरे का चबूतरा लाल पत्थर से निर्मित है। आगरा में बना है 1626 ईस्वी में। किसने बनवाया? नूरजहां ने। और क्योंकि एतमादुद्दौला नूरजहां के पिता थे। इसके अलंकरण के लिए इस्लामी भवनों में पहली बार पित्रादुरा, क्या पित्रादुरा का प्रयोग किया गया है। एक शैली है पित्रादुरा, वो फर्स्ट टाइम इसी में एतमादुद्दौला के मकबरे में यूज हुई है। वो होती क्या है समझिए। इसके अंतर्गत फूलों वाली आकृतियों में कीमती पत्थरों बहुमूल्य रत्नों की जड़ावट की जाती थी। जैसे फूल बनाए गए हैं तो उसमें पहले पेंट भरे जाते थे,
अब उसकी जगह पर वहां क्या भरे जाएंगे, कीमती पत्थर और रत्न उसी रंग के भर दिए जाएंगे। उसी पद्धति में जो है फूल वाली आकृति में रत्न और पत्थर जड़ दिए जाते हैं, जड़ाऊ काम होता है। उसी को पितरादुरा कहते हैं। और प्रथम इस्लामी इमारत है, प्रथम इस्लामी वास्तु है जिसमें पितरादुरा का प्रयोग किया गया है। अब थोड़ा जान लेते हैं नूरजहां की माँ कौन थी, असमद बेगम। इनके बारे में सबसे फेमस चीज क्या है, गुलाब के इत्र का आविष्कार इन्होंने किया था। इनकी मृत्यु हुई थी 1621 में। इनके पिता एतमादुद्दौला की मृत्यु हुई थी 1622 में। इन दोनों की कब्रें एतमादुद्दौला के मकबरे में हैं। एक और अतिरिक्त फैक्ट जान लें कि पितरादुरा का प्रयोग इस्लामी स्थापत्य में पहली बार हुआ एतमादुद्दौला के मकबरे में, लेकिन इसका प्रयोग इससे पूर्व उदयपुर राजस्थान के गोलमंडल में 1600 ईस्वी में किया जा चुका था। ये 1626 है, 26 साल पहले 1600 में उदयपुर में जो गोलमंडल है उसमें पितरादुरा का प्रयोग इससे पहले किया गया है। ओके, चलिए आगे। प्रश्न है 15, अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू शासक को राय रायन की उपाधि दी? विकल्प 1 प्रताप रुद्र देव, विकल्प 2 है रामचंद्र देव, विकल्प 3 है बीरबललाल, विकल्प 4 है सुंदर पांड्या। राय रायन की उपाधि किसे दी थी? रामचंद्र देव को, देवगिरी के शासक थे ना, दी थी। तो आइए हम लोग समझ लेते हैं। एक प्रश्न पूछता है कि अलाउद्दीन दक्षिण में पहली बार कब अटैक किया था ना, ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण पूछा जाता है। फिर देवगिरी से, तेलंगाना से किस तरह के संबंध रहे हैं, आइए देख लेते हैं। अलाउद्दीन अली गुरसस इसका नाम था, कड़ा मानीपुर का सूबेदार था। अपने चाचा व ससुर सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी से सत्ता छीनना चाहता था, इसलिए उसे धन की आवश्यकता थी जो वह गुप्त अभियानों के माध्यम से प्राप्त करता है। 1293 में उसने भिलसा पर अपने छापे के दौरान देवगिरी की यादव राजधानी की अपार संपत्ति के बारे में उसको जानकारी हुई, जब 1293 में भिलसा पर अटैक किया था। फिर 1296 ईस्वी में देवगिरी के शासक रामचंद्र देव को पराजित करके अपार धन संपदा प्राप्त की। यही अलाउद्दीन का दक्षिण भारत पर प्रथम आक्रमण था। अभी वह सुल्तान नहीं बना है। सुल्तान कौन है? जलालुद्दीन खिलजी। उस समय उसने जो है कब 1296 में, विकल्प में 1295, 96, 97, 98 इस तरह से था। पीजीटी में पूछा गया है फिर यह प्रश्न, तो इसका उत्तर 1296 है। किस पर किया था? रामचंद्र देव ने। अब शासक बनने के बाद अलाउद्दीन का सबसे पहला आक्रमण 1303 में तेलंगाना पर हुआ था। वहां के शासक प्रताप रुद्र देव ने आक्रमण को विफल कर दिया। उसके बाद अलाउद्दीन कुछ वर्षों तक दक्षिण की ओर ध्यान नहीं दे सका। फिर आइए 1307 ईस्वी में देवगिरी पर आक्रमण करता है, क्योंकि जब 1296 में किया था तो उसको कर मिलने लगा था। वार्षिक कर दिल्ली को आना जब बंद हो गया, जब देवगिरी के शासक ने भेजना बंद कर दिया, तब उसने अटैक किया ना अलाउद्दीन खिलजी ने, जिसमें मलिक काफूर इन सब की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। रामचंद्र देव ने आत्मसमर्पण किया और उसे दिल्ली लाया गया। रामचंद्र देव का राज्य लौटा दिया। राय रायन की उपाधि और एक चंदोबा देकर उसको सम्मानित किया गया। 1 लाख सोने के टंके दिए तथा नौसारी का जिला भी उसे दिया गया रामचंद्र देव को, जो राय रायन की उपाधि है। रामचंद्र की मृत्यु के बाद उसका पुत्र शंकर देव के दिल्ली से संबंध विच्छेद के कारण 1313 में देवगिरी का दूसरा आक्रमण किया। देवगिरी के अधिकांश भाग को दिल्ली राज्य में मिला लिया गया 1313 में, जब उसका पुत्र दिल्ली से संबंध विच्छेद करने के इच्छुक हुआ। समझ गए? उत्तर मिल गए प्रश्नों के? आगे चलें। प्रश्न है 16, जिस योगदान के लिए लाल बाल पाल प्रसिद्ध हैं वह था? नंबर 1 उदारपंथ, नंबर 2 सामाजिक एवं धार्मिक सुधार, नंबर 3 चरमपंथ, नंबर 4 स्त्रियों की
शिक्षा, लाल बाल पाल, लाल माने लाला लाजपत राय, बाल माने बाल गंगाधर तिलक, पाल माने विपिन चंद्र पाल। तो किससे संबंधित है? चरमपंथी विचारधारा से, इसलिए विकल्प 3 चरमपंथ सही है। आइए देख लेते हैं। 1906 के बाद भारतीय राजनीति में कांग्रेस के भीतर उग्रवादी विचारधारा चरमपंथ का आविर्भाव हुआ। 4 प्रमुख नेता थे, लाल बाल पाल और अरविंद घोष ने इस आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया। इसमें से ना लाल बाल पाल के बारे में जान गए। होता क्या है, कांग्रेस की स्थापना होती है, उसमें उदारवादी उग्रवादी 2 गुट होते हैं। दोनों के जो है उद्देश्य और टैक्टिस, उद्देश्य को प्राप्त करने की रणनीति अलग अलग थी। उदारवादी ये चाहते थे कि अंग्रेज शासन के ही अंदर हमको स्वशासन प्रदान कर दिया जाए, और उग्रपंथी या चरमपंथी चाहते थे अंग्रेजों को समाप्त करके हटा करके अपना पूर्ण स्वराज्य, अपना स्वराज्य स्थापित किया जाए। दोनों के तरीके अलग अलग थे। उदारवादी अनुनय विनय, प्रार्थना पत्र, इनके माध्यम से अपनी बातें पहुंचाना चाहते थे, और ये लोग अहिंसात्मक प्रतिरोध, सामूहिक आंदोलन एवं आत्म बलिदान के माध्यम से जो है अपनी बात को अंग्रेजों के समक्ष रखना चाहते थे। इस तरह से उदारपंथी और चरमपंथी इन दोनों के तरीके और लक्ष्य अलग अलग थे, जिसका प्रतिनिधित्व लाल बाल पाल कर रहे थे। चले आगे। क्वेश्चन नंबर है 17। निम्न से कौन सा कथन 1857 ईस्वी की क्रांति की प्रकृति और स्वरूप पर अधिक तर्कसंगत ढंग से प्रकाश डालता है? नंबर 1, यह हिंदुओं के आक्रोश का शोषण करने के लिए मुसलमानों का षड्यंत्र था। विकल्प 1। विकल्प 2, यह एक राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया युद्ध था। नंबर 3, ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासन और आक्रोश मात्र था जो भारतीय सैनिकों द्वारा व्यक्त किया गया। नंबर 4 है उदयीमान मध्यम वर्ग द्वारा किया जाने वाला अंतिम प्रयास था जिससे कि वे पुराने गौरव को प्राप्त कर सकें। एक एक विकल्प पर हम लोग विचार कर लेते हैं। यह हिंदुओं के आक्रोश का शोषण करने के लिए मुसलमानों का षड्यंत्र था, इसको हम नहीं मान सकते, क्योंकि उसमें आप जब नेतृत्वकर्ताओं के नाम देखेंगे, बहादुर शाह जफर, खान बख्श, बेगम हजरत महल, इन सबको देखेंगे तो यह थ्योरी खारिज हो जाती है। यह एक राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया युद्ध था, इसको माना जा सकता है क्योंकि सभी जो लड़ रहे थे वो एक ही सत्ता को हटाना चाहते थे। किसको? अंग्रेजों को, हाँ, क्योंकि सबको नुकसान किससे? एक ही सत्ता से था। तो उस समय हमारी राष्ट्रीयता की भावना या राष्ट्रीय स्वतंत्रता का जो मामला था अभी प्रारंभिक अवस्था में था, लेकिन फिर भी सब लोग जो है अपने को एक ही सत्ता के विरुद्ध लड़ करके अपना शासन प्राप्त करना चाहते थे, इसलिए इसमें विकल्प नंबर 2 सही है। तीसरा आप देख लेते हैं, ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासन और आक्रोश मात्र था जो सैनिकों ने व्यक्त किया, लेकिन उनके साथ किसान भी थे, जमींदार भी थे, बहुत से वर्ग लगे हुए थे। ये मध्यम वर्ग की बात करता है, केवल मध्यम वर्ग से संबंधित नहीं था, इसलिए विकल्प 2 इसमें सही होगा। यह राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लड़ा गया युद्ध था। तत्काल तो इस युद्ध से बहुत फायदा नहीं हुआ, लेकिन बाद में हमारे जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन हुए, यह युद्ध एक प्रेरणा का काम किया ना। आगे चले। प्रश्न संख्या है 18। किस आंदोलन के दौरान मोहनदास करमचंद गांधी नामक नए नेता ने राष्ट्रीय आंदोलन की भागीदारी संभाली? नंबर 1 रॉलेट सत्याग्रह, नंबर 2 चंपारण सत्याग्रह, नंबर 3 बारदौली सत्याग्रह, नंबर 4 खिलाफत आंदोलन। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा? चंपारण सत्याग्रह है। आइए इसको समझते हैं। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग चंपारण में किया और राष्ट्रीय आंदोलन के नए नेता के रूप में उभरे। तो यहां पर हुआ क्या था, अंग्रेज जो बगान मालिक थे यहाँ के किसानों से एक करार किया था, कॉन्ट्रैक्ट किया था कि अपने उपजाऊ भूमि के 3/20 भाग में आपको नील की खेती करना है, और 3/20 भाग होने का इसको 3 कठिया पद्धति भी
कहा जाता है, क्या कहते हैं, 3 कठिया पद्धति ये चला रहा था। फिर आते हैं 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में हुआ क्या, आर्टिफिशियल डाइज आ गए, केमिकल से बनने वाले रंग आ गए, और वो रंग मार्केट में चलने लगे। तो बगानों से जो निर्मित है, इससे जो नील बनती थी उसकी मार्केट कमजोर हुई। तो ऐसे में जो बगान मालिक थे उन्होंने अपने कारखाने बंद करना प्रारंभ कर दिया। किसान भी चाहते थे कि बंद कर दिए जाएं, लेकिन जब वो बंद करने लगे तो किसानों को उनके जो करार थे, कॉन्ट्रैक्ट थे, उससे मुक्त नहीं कर रहे थे। उससे मुक्त करने के एवज में क्या किए, गैर कानूनी टैक्स उनसे लेने लगे। शहर बेसी मतलब बढ़ा हुआ लगान, तवान मतलब एक मुश्त मुआवजा को मनमाने तरीके से बढ़ाकर किसानों से लेने लगे। इतना इतना आप दोगे तब हम आपको उस करार से जो कॉन्ट्रैक्ट हमारे साथ लिखा गया उससे मुक्त करेंगे। और 1608 ईस्वी में पहला विद्रोह हो भी चुका था। फिर हुआ क्या, 1917 में गांधी आए थे लखनऊ एक किसान सम्मेलन में। वहां पर जो है चंपारण के राजकुमार शुक्ला मिले, गांधी जी से लखनऊ में भेंट की और चंपारण आने का आग्रह किया। वो गांधी जी के पीछे पीछे तब तक चलते रहे जब तक गांधी जी ने हामी नहीं भर दी, चंपारण आके आपके आंदोलन का नेतृत्व करेंगे। गांधी जी के चंपारण पहुंचने पर वहां के कमिश्नर ने कहा तुरंत चले जाओ, गांधी जी नहीं माने। अंततः उन्हें चंपारण जाने की अनुमति मिल गई और उन्होंने अपने सहयोगी, अब देखिए राजेंद्र प्रसाद नाम याद रखना है, जेबी कृपलानी, महादेव देसाई, मजहरुल हक, नरहर पारिख, ब्रिज किशोर, CF एंड्रयूज, अनुग्रह नारायण सिंह, राजकिशोर प्रसाद, HS पोलाक के साथ गांव का दौरा किया। गांव का जब दौरा किया तो किसानों ने एकजुटता दिखाई। उसके देखते हुए सरकार घबरा गई और जुलाई 1917 में मामले की जांच के लिए एक कमीशन बना दी गई, नील आयोग बना दिया गया और उस कमीशन का एक मेंबर गांधी जी को बनाया गया। इसमें सदस्यों में गांधी जी भी सम्मिलित थे। आयोग के सुझाव पर 3 कठिया पद्धति को समाप्त कर दिया गया और यह निश्चित किया गया कि जो किसानों से अवैध रूप से वसूली की गई है उसका 25% वापस कर दिया। बगान मालिक अवैध वसूली का 25% वापस करने को राजी हो गए। गांधी जी ने इसे स्वीकार कर लिया। समझ रहे हैं। और एक चीज और होती है कि प्रश्न पूछता है कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी और कब दी थी। चंपारण सत्याग्रह के समय गांधी जी कुशल नेतृत्व से प्रभावित होकर रविन्द्रनाथ टैगोर, गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि प्रदान की थी। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है जो कई बार आता है। एक प्रश्न और बनता है, चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था। NG रंगा ने चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था। NG रंगा बाद में बहुत बड़े किसान नेता के रूप में उभरते हैं। समझ रहे हैं। ये चीजें हम लोगों ने समझ लिया है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, आजाद हिंद फौज का संगठन या स्थापना कहाँ, आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी। नंबर 1 है सिंगापुर, नंबर 2 है बर्मा, नंबर 3 है थाईलैंड, विकल्प नंबर 4 है जापान। तो कहां पर हुई थी, सिंगापुर में हुई थी। 2 आजाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी का गठन हुआ था, उनको हम लोग समझ लेते हैं। दिल्ली बमकांड से भागकर, दिल्ली में 1912 में हार्डिंग पर बम फेंका गया था। उसके बाद जो कार्रवाई हुई थी उस कार्रवाई से कौन भगा, रास बिहारी बोस जापान में अप्रवासी थे। उन्होंने 28 से 30 मार्च 1942 के बीच राजनीतिक समस्याओं पर विचार विमर्श करने हेतु टोक्यो में भारतीयों के एक सम्मेलन आयोजित किया। इसमें उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता लीग, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग तथा आजाद हिंद फौज बनाने की घोषणा की। इसके बाद 14 जून से 28 जून 1942 तक बैंकॉक में रास बिहारी बोस की अध्यक्षता हुए सम्मेलन में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का विधिवत गठन हुआ। समझ गए। 42 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, भारतीय स्वतंत्रता लीग का गठन हुआ और सुभाष चंद्र बोस को एशिया बुलाने का निर्णय लिया गया। अब हुआ क्या था कि कैप्टन मोहन सिंह जो है कुछ सैनिकों के साथ जापानी
के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिए थे। तो उसी समय उनको जो है ज्ञानी प्रीतम सिंह और जापानी सैनिक अधिकारी थे मेजर फुजीहारा ने कहा, कैप्टन मोहन सिंह अपने देश की स्वतंत्रता के लिए प्रयास प्रारंभ करिए। मतलब ये मानस पुत्र थे, इन्होंने मानसिक विचार उत्पन्न किया कि एक कुछ संगठन खड़ा करिए कैप्टन मोहन सिंह जो आपके देश की स्वतंत्रता के काम आए। तो सिंगापुर के पतन के बाद 40,000 भारतीय सैनिकों को अपने आपको मेजर फुजीहारा को सौंप दिया, जिसे उसने मोहन सिंह को सौंप दिया। फिर कैप्टन मोहन सिंह ने सितंबर 1942 में इंडियन नेशनल आर्मी के नाम से आजाद हिंद फौज का गठन किया। कब हुआ था? सितंबर 1942 में सिंगापुर में हुआ था। जब दिसंबर 1942 में सितंबर में किए, दिसंबर 42 में गिरफ्तार कर लिए गए कैप्टन मोहन सिंह, तो उनके जो है इंडियन नेशनल आर्मी का विघटन हो गया। फिर सुभाष चंद्र बोस 2 जुलाई 1943 को सिंगापुर पहुंचे ना। फिर 5 जुलाई 43 को रास बिहारी बोस ने भारतीय स्वतंत्रता लीग की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी और स्वयं एक परामर्शदाता बन गए। सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया। कहां पर? सिंगापुर में। किसका? आजाद हिंद फौज का गठन किया। भारतीय सेना के उन सैनिकों को भर्ती कर लिया जो सिंगापुर तथा मलेशिया से अंग्रेजों से भागने के कारण जापानी द्वारा युद्धबंदी बना लिए गए थे। तो हम लोगों ने देख लिया कैप्टन मोहन सिंह की आजाद हिंद फौज और सुभाष चंद्र बोस की जो सिंगापुर में स्थापित हुई थी। प्रश्न नंबर है 20, बीडी सावरकर किससे संबंधित थे? बीडी सावरकर अनुशीलन समिति विकल्प 1 है, नंबर 2 युगांतर समिति विकल्प 2 है, गदर पार्टी विकल्प 3 है, अभिनव भारत विकल्प 4 है। बीडी सावरकर ने 1904 में किसकी स्थापना की थी? अभिनव भारत की। आइए हम लोग समझ लेते हैं। 1899 में 1899 में बीडी सावरकर ने नासिक में मित्र मेला की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था शिवाजी द्वारा प्रारंभ किए गए गणपति उत्सव को अच्छे से मनाना। समझ गए? फिर यही मित्र मेला 1904 में अभिनव भारत समाज के रूप में परिणित हो गया। इसका महाराष्ट्र के क्रांतिकारी संगठनों में प्रथम स्थान था। यह मेजनी की तरह तरुण इटली, जैसे मेजनी ने इटली में एक गुप्त संगठन बनाया था तरुण इटली, उसी तरह से यह बना था अभिनव भारत। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य था आतंकवादी कार्यों द्वारा भारत की राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करना। ये हो गया अभिनव भारत बीडी सावरकर के संबंध में। और महत्वपूर्ण चीजें जो परीक्षा उपयोगी उसको देख लेते हैं। गणेश सावरकर इस संस्था के प्रमुख व्यक्ति थे। पांडुरंग महादेव वापट, क्या नाम है? पांडुरंग महादेव वापट को बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस भेजा इसी अभिनव भारत वालों ने। 1916 में बीडी सावरकर कानून की पढ़ाई करने लंदन चले गए। फिर भी यह संस्था भारत में अबाध रूप से चलती रही। अब आइए जो गणेश शंकर की बात की थी, गणेश सावरकर इस संस्था के प्रमुख व्यक्ति थे, जिन्हें 9 जून 1909 ईस्वी में नासिक के जिला दंडाधिकारी जैक्सन ने काले पानी की सजा दी। किसको दी? गणेश सावरकर हैं, बीडी सावरकर नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है। समझ गए? जैक्सन ने काले पानी की सजा दी। 21 जून 1909 में गणेश सावरकर को सजा देने की प्रतिक्रिया स्वरूप नासिक के जो अप्रिय जिला दंडनायक थे, कौन? डीएम साहब जैक्सन की अनंत लक्ष्मण कन्हारे, कौन? अनंत लक्ष्मण कन्हारे द्वारा गोली मार हत्या कर दी गई। इस हत्या के अभियोग में अनंत लक्ष्मण कन्हारे, कृष्ण जी गोपाल कर्वे, विनायक देश पांडे को 19 अप्रैल 1911 को फांसी की सजा दे दी गई जैक्सन की हत्या के जुर्म में। इसी केस के संदर्भ में बीडी सावरकर को ब्रिटेन से गिरफ्तार करके भारत लाया गया। उन पर 37 अन्य व्यक्तियों के साथ नासिक षड्यंत्र
केस का मुकदमा चलाया गया और सावरकर को आजीवन कारावास की सजा दे दी गई, बीडी सावरकर को। समझ गए? आगे चले। क्वेश्चन नंबर है 21, निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार समझाइए। अनुशीलन समिति, युगांतर समिति पार्टी, गदर पार्टी, अभिनव भारत ना, अभिनव भारत 1904 में, युगांतर 1906 में, अनुशीलन 1907 में और गदर पार्टी 1913 में ना स्थापित की गई थी। तो वह विकल्प जिसमें 4, 2, 1, 3 होगा वह सही होगा। नहीं, ए देखो विकल्प नंबर 2, 4, 2, 1, 3 यही वाला विकल्प सही है। देख लीजिए, अभिनव भारत अभी पढ़ा हम लोग, 1899 मित्र मेला था, इसी को 1904 में बीडी सावरकर ने अभिनव भारत बना दिया। युगांतर 1906 में वरिंद्र कुमार घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त द्वारा युगांतर नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया। इसी पत्र के संज्ञक विषय क्या है? युगांतर समिति गठन किया गया, जिसने वरिंद्र कुमार घोष के नेतृत्व में बंगाल में क्रांति का बिगुल बजाया। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी इसी समिति के सक्रिय सदस्य थे। आप लोग बताएंगे खुदीराम बोस, प्रफुल्ल कुमार चाकी ने किस पर बम मारा था, ये कमेंट सेक्शन में इसको आपको बताना है। अनुशीलन समिति 1907 में वरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त द्वारा पुनर्गठित की गई बंगाल की पहली क्रांतिकारी संस्था थी। अनुशीलन समिति का गठन पहले 24 मार्च 1902 को प्रथम मिश्र, पुलिनदास और सतीश चंद्र द्वारा व्यायामशाला के रूप में की गई थी। समझ रहे हैं? ये पहले व्यायामशाला के रूप में 1902 में प्रथम मित्रा, पुलिनदास और सतीश चंद्र बसु ने किया था। फिर साथ में इसी को वरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त ने अनुशीलन समिति के रूप में परिणित कर दिया था। गदर पार्टी 1913 में लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में स्थापित की थी। तो इस तरह से चारों जो क्रांतिकारी संगठन थे उनकी स्थापना का वर्ष का क्रम पूछा गया था, हम लोगों ने समझ लिया। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर है 22, हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा स्थल रंगपुर किस नदी के तट पर स्थित है? नंबर 1 सिंध, विकल्प नंबर 2 झेलम, विकल्प नंबर 3 मादर, विकल्प नंबर 4 दस्त। तो रंगपुर गुजरात में है, किस नदी पर है भाई? हाँ, मादर पर है, इसलिए विकल्प 3 सही है। लेकिन अब अगला जो प्रश्न बनेगा वह किसी और स्थल की नदी पूछ लेगा ना, इसलिए हम लोग संक्षेप में इसको एक टेबल के माध्यम से देख लेते हैं। आइए, हड़प्पा बोलिए किस नदी के किनारे है? रावी सही। मोहनजोदड़ो सिंध नदी के तट पर, रोपड़, सतलज नदी, मांडा, चिनाब नदी, कालीबंगा, घग्गर नदी, प्राचीन सरस्वती एवं दसदती, लोथल, भगवा नदी, सुत का गेंडोर, दास्क नदी, बालाकोट, बिंदार नदी जो अरब सागर में मिलती है, आलमगीरपुर, हिंडन नदी, रंगपुर जो प्रश्न में था मादर नदी, कोटदजी सिंध नदी, बनावली प्राचीन सरस्वती, चन्हूदड़ो सिंधु नदी। हम लोगों ने हड़प्पा स्थल किस नदी के किनारे उसको देख लिया। इस तरह से आज हम लोगों ने वर्ष 2003 की पहली क्लास खत्म की है इतिहास विषय पर। अगली क्लास अतिशीघ्र आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत होगी। आप लोग जुड़े हुए हैं और बेहतर तरीके से अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहे हैं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।